नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अवस्थी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, किसी काम के वश मैं थोड़ा बिजी हो गया था, व्यस्त हो गया था, इस कारण से मैं थोड़ा अपना वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसलिए अपन कंटिन्यू करते हुए अभी अपन चालू कर रहे हैं। आज अपना टॉपिक है दोस्तों जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। अब अपन देखें जैव विविधता है क्या, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बर्निंग टॉपिक है, करंट टॉपिक है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बनते रहेंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी सजीव प्रजातियों में पाई जाने वाली गुणसूत्रीय एवं प्रजातीय विविधता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो एक तो हमें इसका ध्यान रखना है। अब ये सभी सजीव प्रजातियां कौन कौन सी आ गई? इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसमें जंतु जगत और प्राणी जगत दोनों की बात आ गई है। सभी प्राणी मतलब जिसके अंदर पेड़ पौधे भी आ गए और जीव जंतु भी आ गए। उनमें पाई जाने वाली गुणसूत्रीय एवं प्रजातीय विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। अब जैव विविधता शब्द किसने दिया है? एडवर्ड ओ विल्सन ने। ये अमेरिका के कीट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या दिया है? जैव विविधता शब्द दिया है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का जनक किसको माना जाता है? एडवर्ड ओ विल्सन को माना जाता है। कहाँ के हैं ये? यूएसए के हैं। अब फिर अपन देखें कि देखिए बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए। तो दो शर्तें हैं, और वो शर्तें हैं अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान। अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान, ये दो इसके लिए क्या है? महत्वपूर्ण शर्तें हैं। जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी और अत्यधिक तापमान होगा, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। अब हम यहाँ देखें कि अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान मतलब उमस जैसा, जिससे हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे अपने मानसूनी जलवायु के अंतर्गत जब वर्षा काल आता है, कहाँ जैसे अपन देखते हैं कि भाई जून से लेके, क्योंकि जून में वर्षा चालू हो जाती है, तो जून से लेके और सितंबर तक भयंकर उमस वाला माहौल रहता है। तो ऐसे एरियाज, लेकिन ये हमेशा तो साल भर रहता नहीं है, लेकिन ये ऐसी जो अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान वाला, ये एक ऐसी जगह में मिलेगा जहाँ पर अपन देखें कि निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र, निम्न अक्षांश मतलब नीचे की तरफ अपन देखें तो 0 से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेके 10 डिग्री साउथ अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्रों में यहाँ मिलेगी अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक तापमान मिलता है, और वहाँ पर अब जैव विविधता सबसे ज़्यादा मिलती है। यहाँ मैंने लिखा भी है 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के अंतर्गत विषुवत रेखीय, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में अगर अपन देखें तो विषुवत रेखीय जलवायु मिलती है। और विषुवत रेखीय जलवायु की अगर अपन बात करें तो उसमें सर्वाधिक क्या मिलेगी? बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते चले जाएंगे अर्थात पोलर रीजन में आ जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में आ जाएंगे, तो पोलर और ध्रुवीय क्षेत्रों में आने के कारण क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैव विविधता क्या हो जाएगी? कमी आने लगेगी। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाएंगे उत्तर या दक्षिण में, तो जैव विविधता में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये तो अपन देखते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र। अब अपन देखें कि देखिए जैव विविधता के स्तर कि इसको कितने स्तरों में बांटा गया है। तो हम देखें पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता की अगर अपन बात करें तो पारिस्थितिकी के आधार पर अर्थात कितने प्रकार के पारिस्थितिकी होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। जल पारिस्थितिकीय तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र। तो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में भी कितने प्रकार की जो विविधता है, भिन्नता है, उसको अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। दूसरा है प्रजाति विविधता। अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अलग अलग प्रजाति मिलती है, और एक ही प्रजाति के अंदर कई स्पीशीज होती हैं, मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर तो कई वर्ग हो गए, कई सारी चीज़ें हो गई, तो उनमें जो भिन्नता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रजाति विविधता या स्पीशीज डाइवर्सिटी। तीसरा अपन देखें अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिक विविधता क्या है? हर पक्षी या हर पौधे के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर अलग अलग गुणसूत्र और जीनों की संख्या होती है। तो उसको अगर अपन देखें मतलब गुणसूत्रों की विविधता होती है, एक तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता। तो ये तीन विविधता के स्तर पर हम जैव विविधता के 3 स्तर करते हैं। पहला पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, दूसरा प्रजाति विविधता और तीसरा है आनुवांशिक विविधता। अब अपन देखें यहाँ पे, अब देखें
जैव विविधता के विलुप्त होने के क्या कारण हैं? तो बहुत से रीज़न हैं। ज़्यादातर अपन देखें कि वैसे देखें कि जब से मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन चालू किया है तब से उससे क्या आने लगी है कि अगर अपन देखें तो इससे हर एक चीज़ के अंदर प्राकृतिक जो हमें प्रकृति ने दी है उन सभी संसाधनों में कमी आने लग गई है। तो यहाँ देखें प्राकृतिक आवासों में कमी, जो क्योंकि जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो क्या है, जीव जंतुओं के क्या हो रहे हैं, प्राकृतिक आवास कम होते जा रहे हैं। ना तो पेड़ पौधे बच रहे हैं, ना ही क्या उन पर रहने वाले जंतुओं के आवास बच रहे हैं। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन, जो आप देख रहे हो कि वर्षा देरी से आना, सूखा पड़ना या अत्यधिक बाढ़ आना, वो भी क्या है, जैव विविधता को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण आप जानते ही हैं ओजोन संकट खड़ा, ओजोन गैस संकट खड़ा हो गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गए हैं। तो सब पर्यावरण प्रदूषण है जिससे कारण क्या होती है, वनस्पति नष्ट होती है, और वनस्पति नष्ट होती है तो उस पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो एक तरह से दूसरा कारण भी यही है। तीसरा देखें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन दोहन। अगर अपन देखें कि जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं तो वो क्या करते हैं, मानव उसका अनियंत्रित अर्थात दोहन होना चाहिए लेकिन विवेकपूर्ण दोहन होना चाहिए, लेकिन मानव क्या करता है, विवेकपूर्ण दोहन नहीं करके विवेकहीन दोहन करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी आएगी, और प्राकृतिक संसाधनों में कमी आएगी जैसे अपन देखें पेड़ पौधों का अनियंत्रित दोहन करना, उनका बाहर उनको संख्याओं में कम करना, कृषि में बदलना, इसके अलावा जीव जंतुओं का शिकार करना, तो वो भी एक देखते करता है जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। फिर अपन देखते हैं विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अब विदेशी प्रजातियों के आक्रमण अपन देखें तो इसमें अगर अपन देखें जैसे टिड्डियाँ आ जाती हैं तो वो भी क्या करती हैं, सब कुछ नष्ट कर जाती हैं, फसल वगैरह को, और क्या कहते हैं जो उपयोगी पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं उनको नष्ट कर जाते हैं। तो ये भी क्या है, नुकसान करती हैं। पेड़ पौधे की अगर बात करें तो हम पर्यावरण आतंकवादी की बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, यूकेलिप्टस। तो पर्यावरण आतंकवादी यूकेलिप्टस है, और सामाजिक वानिकी के अंतर्गत यूकेलिप्टस को भारत लाया गया था। लेकिन ये जहाँ जहाँ भी लगाया गया वहाँ इसने क्या किया, मतलब भूमि का जो जल है उसकी क्या कर दी, उसमें तेजी से कमी आ गई। तो भूमिगत जल संसाधनों में तेजी से कमी किया किसने, यूकेलिप्टस ने। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विदेशी प्रजाति का आक्रमण। कृषि की व्यावसायिक पद्धतियाँ, ये बहुत आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है नवीन परिप्रेक्ष्य में। क्यों? क्योंकि जहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, अगर अपन देखें कि हरित क्रांति आई, तब हरित क्रांति के कारण क्या हुआ कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, और रासायनिक उर्वरक वहीं रिजल्ट देते हैं, वहीं अच्छे परिणाम देते हैं जहाँ पर उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि उर्वरक जो होता है वो पानी में घुलकर ही अपने अच्छे परिणाम देता है। इसलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ग्रीन हरित क्रांति ज़्यादा आई। लेकिन जब ये आई तो लोगों ने इसको क्या किया, अनियंत्रित रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, अनियंत्रित जल का प्रयोग किया सिंचाई के लिए। तो उससे क्या हुआ कि भूमि की जो उर्वर क्षमता में कमी आई, और वहाँ क्या हुआ, लवणीय समस्या हुई। इसका उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो रहने वाले जीव जंतु थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो ना तो उस पर वनस्पति उग सकती थी और ना ही उस पर रहने वाले जीव पनप सकते थे। तो ये भी जैव विविधता को क्या हुआ, खतरा में उत्पन्न हुआ। अब अपन देखें कि जैव विविधता के लिए संरक्षण के 2 उपाय किए गए हैं। अगर हम देखें कि संरक्षण के स्तर पे या जैव विविधता को बचाने के स्तर पर 2 प्रकार के उपाय किए गए हैं। एक है इन साइटू स्वस्थाने, इन साइटू स्वस्थाने, दूसरा है बहिर्स्थाने एक्स साइटू। अब इन साइटू क्या है, देखिए स्वस्थाने, जब सजीव प्रजाति को अर्थात पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाए तो उसको अपन कहते हैं स्वस्थाने या इन साइटू। अब देखें इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय उद्यान करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में हम उसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करते हैं, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो। तो इसके लिए अपन राष्ट्रीय उद्यान स्टैब्लिश करते हैं या जैव मंडलीय क्षेत्र। तो भारत में अगर अपन देखते हैं कि 18 बायोस्फीयर क्षेत्र हैं, पहला कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र। तो भारत में स्वस्थाने अर्थात प्राकृतिक आवास में मतलब जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे और वनस्पति जीव जंतु आते हैं। ठीक है। अब दूसरा है एक्स साइटू या बहिर्स्थाने। बहिर्स्थाने के अंतर्गत देखते हैं जब हम सजीव प्रजातियों को अर्थात जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके कृत्रिम पर्यावरण या कृत्रिम आवास में उनको संरक्षित किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहिर्स्थाने। ठीक है, एक्स साइटू।
इसके अंतर्गत हम जीन बैंक स्थापित करते हैं। इसके अंतर्गत हम बॉटनिकल गार्डन स्थापित करते हैं, जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर। इसके अंतर्गत हम चिड़ियाघर स्थापित करते हैं। चिड़ियाघर में अपन देखते हैं अपन जानवरों को संरक्षित करते हैं, लेकिन वो कृत्रिम पर्यावरण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में नहीं होता। एक्वेरियम आप जानते हैं, एक्वेरियम के अंदर हम एक्वा का मतलब ही क्या है? जल है। तो एक्वेरियम हम देखते हैं मछलियों को संरक्षित करते हैं, घरों में लोग एक्वेरियम लगाते हैं। तो कृत्रिम पर्यावरण होता है, ना कि उनका प्राकृतिक पर्यावरण। तो कृत्रिम पर्यावरण में जीव जंतु और वनस्पति को संरक्षित करने के लिए हम बहिर्स्थानीय एक्स साइटों का उपयोग करते हैं। अब देखें यहाँ पर अपन देखें, एक है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको अपन कहते हैं विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। क्या कहते हैं इसको? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ कहते हैं IUCN को। और ये रेड डाटा बुक जारी करती है। जो विलुप्त हो रहे हैं प्रजाति है, जो संकटग्रस्त प्रजाति है, उनको क्या करते हैं? बचाने के लिए या उनके बारे में डेटा उपलब्ध कराती है। कौन? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या इसको अपन कहते हैं विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। ठीक, अब इसने क्या किया है कि विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग वर्गों में बांटा है, जिनको हम, जो कुछ विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ विलुप्ति के कगार पर हैं, जिन्हें हम बचा सकते हैं। तो उसके लिए उसने IUCN ने 5 सहवर्ग बनाए हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अब देखते हैं पहला स्तर कौन सा है। तो पहला है विलुप्त प्रजातियां या एक्सटिंक्ट प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां या एक्सटिंक्ट प्रजाति में उन जीव जंतु को रखा गया है जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, जिनके पाए जाने की संभावना नहीं है। उसमें कौन से आते हैं? डोडो पक्षी, डायनासोर और रमणीय पादप। दूसरा अगर अपन देखें तो है संकटग्रस्त, या इसको अपन कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज या संकटग्रस्त प्रजातियां। इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आती हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। अभी विलुप्त नहीं है, लेकिन विलुप्ति की कगार पर हैं, जैसे चीता, सर्पगंधा और गेंडा या राइनोसोरस। तीसरे स्तर पे देखें अपन तो तीसरा आता है अति संवेदनशील प्रजातियां। अति संवेदनशील प्रजातियां वे होती हैं जो तेजी से कम हो रही हैं, अर्थात जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, और वो किस में जा रही हैं? संकटग्रस्त प्रजातियों में जा रही हैं। तो उसको अपन कहते हैं अति संवेदनशील प्रजातियां। ठीक, चौथे नंबर पर है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पीशीज। अगर अपन देखें तो दुर्लभ प्रजातियां वे हैं जो अस्तित्व में तो हैं, लेकिन क्या है? बहुत कम मिलती हैं, इसलिए उसको अपन कहते हैं रेयर टू बी फाउंड। अर्थात क्या है? बहुत कम, कभी कभी दिखती हैं, कभी कभी मिलती हैं स्पीशीज, मतलब विलुप्त तो नहीं हुई है, ना ही संकटग्रस्त हैं, लेकिन रेयर हैं, जिनकी संख्या काफ़ी कम है। अपर्याप्त रूप से, पांचवा सहवर्ग है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। अपर्याप्त रूप से जो ज्ञात प्रजातियां, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में ज्ञात तो है, पर वो कितनी संख्या में है उसका डेटा उपलब्ध नहीं है, उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अब अपन तो देखिए IUCN ने ये जैव विविधता के संरक्षण हेतु 5 सहवर्ग बनाए। विलुप्त एक्सटिंक्ट प्रजातियां, दूसरा संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड स्पीशीज, तीसरा अति संवेदनशील या वेनरेबल प्रजातियां, चौथा रेयर या दुर्लभ प्रजातियां, और पांचवा अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। अब देखें क्वेश्चन उठता है कि हॉट स्पॉट क्या है। 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी परीक्षाओं में, UPSC, रेलवे, SSC, शिक्षक भर्ती, PTI, पटवारी वगैरह सभी में पूछा गया एक तरीके से। जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट है क्या? अब देखिए जैव विविधता के लिए शर्त क्या थी? अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान। अब देखिए हॉट स्पॉट क्या कह रहा है? हॉट स्पॉट बात कर रहा है डेंसिटी की, अर्थात जैव विविधता की डेंसिटी, जहाँ जैव विविधता के वे स्थल जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता मिलेगी। ठीक है, जैव विविधता का वह एरिया, वह क्षेत्र या वह स्थल जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक मिलेगी, सर्वाधिक घनत्व होगा, उसको अपन क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट या जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। अब जैसे अगर अपन देखें तो भारत में ऐसा नहीं कि भारत में जैव विविधता सब जगह मिलेगी,
ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें जितने भी प्राकृतिक भौतिक प्रदेश हैं भारत के, उन सब में जैव विविधता कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा, उसकी डेंसिटी कहाँ होगी, वहाँ पे इसके लिए हॉट स्पॉट या तप्त स्थल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब अपन ये देखें, अब देखिए जैव विविधता तप्त स्थल का जो नाम दिया है वो ब्रिटिश पर्यावरणवादी नॉर्मन मेयर्स ने दिया है 1988 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लेकिन कम पूछते हैं, ये जैसे डिफेंस सर्विसेज में ज़्यादा पूछते हैं। तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया, ये कहाँ के है, ब्रिटेन के हैं। 1988 में इन्होंने हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम किसने दिया, नॉर्मन मेयर्स ने। अब देखें इसका तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। तो हम बात करते हैं, देखिए सर्वाधिक जैव विविधता घनत्व वाला क्षेत्र, भारत में जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उन सब में जैव विविधता मिलती है, लेकिन सर्वाधिक डेंसिटी कहाँ है इसकी। तो सर्वाधिक डेंसिटी अगर अपन देखें तो भारत में दो हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत में दो जैव विविधता के हॉट स्पॉट एरिया हैं, तप्त स्थल हैं, किसके, जैव विविधता के। अब देखें वैसे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला स्थल पश्चिमी घाट, जिसके अंदर केरल की क्या जाती है, इसके अंदर केरल की साइलेंट वैली, या इसको अपन कहते हैं शांत घाटी, क्या कहते हैं, शांत घाटी। और ये कहाँ है, केरल में। तो हम ये इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, ये भी क्या है, मतलब सर्वाधिक डेंसिटी जो बायो डेंसिटी वाला जो क्षेत्र है वो उसको कौन सी है, पश्चिमी घाट। और साइलेंट वैली या शांत घाटी भी किसका क्षेत्र है, उसी का क्षेत्र जो केरल के अंदर मिलता है। पूर्वी हिमालय में भी अपन देखते हैं कि जब मेघालय मौसिनराम वाला क्षेत्र है, यहाँ भी वर्षा अधिक होती है। और चूंकि अगर यहाँ पर भी अगर अपन कंपेयर करें, अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दें, एक साथ देंगे तब तो आंसर यही हो ही जाएगा, लेकिन अलग अलग दे दें कि भारत में सर्वाधिक तप्त जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉट स्पॉट हैं। ऑप्शन फर्स्ट पश्चिमी घाट, ऑप्शन सेकंड पूर्वी हिमालय, ऑप्शन थर्ड अरावली, ऑप्शन फोर्थ प्रायद्वीपीय पठार। तो अपन यहाँ जो कहेंगे, क्योंकि अलग अलग कर दिया इन दोनों को, तो यहाँ तब आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। और अगर दोनों एक साथ मिलके देते हैं पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय, तब तो आराम से आंसर हो ही रहा है एक तरीके से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों कि कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं। ये हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, कंटेम्प्रेरी है क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है। अब अपन देखें, देखिए 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो पर्यावरण पे आपको एक दो या दो क्वेश्चन 100% मिलेंगे, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, किसी भी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में देखें तो पर्यावरण पे एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब अपन देखें, देखिए 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 10 अप्रैल जल संसाधन दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अब 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 13 अक्टूबर विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, क्योंकि इसके ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इस बार क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि कोरोना आ गया है और बाढ़ भी कई इलाकों में आती है, तो आपदा नियंत्रण आता है, तो इसके अंदर क्या है, इसीलिए इस दिवस को बनाया गया है। 13 अक्टूबर विश्व आपदा नियंत्रण दिवस और लास्ट में 25 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो उस सम्मेलन को अपन कहते हैं रियो सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अर्थ समिट कह सकते हैं, कहते हैं हम उसको। और उसी में पहली बार जैव विविधता संधि अस्तित्व में आई, अर्थात 1992 में पहली जैव विविधता संधि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थात रियो सम्मेलन के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आपके जितने भी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन ने डिस्कस किए हैं, खासतौर से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ये हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये सेगमेंट भी काफ़ी क्या रहता है, इम्पॉर्टेंट है।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार लाइक और शेयर करते रहे, हमें आपका समर्थन मिलता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।